युगांडा के 11 मिग फाइटर्स जो खड़े थे उनको लाइन से उड़ा दिया। बेंजामिन नेतन्याहू के पीएम बनने में इस ऑपरेशन थंडरबोल्ट का बहुत बड़ा हाथ। नेतन्याहू का बड़ा भाई योनी नेतन्याहू अगर इस ऑपरेशन थंडरबोल्ट का हेड नहीं बनता, फीमेल हाईजैकर ग्रेनेड और पिस्टल लेके अचानक से उठती है प्लेन में। मोसाद ने फेक मर्सिडीज और लैंड रोवर बना के वहां पे उतारा। ईदी अमीन को थोड़ा फुसलाया गया कि तुम्हें नोबेल पीस प्राइज दे दिया जाए। ये आदमी तो इंसानों का मांस खा रहा है। लेक विक्टोरिया में बड़े बड़े मगरमच्छ हैं तो वहां मोसाद पहुंचेगा कैसे? 4000 किलोमीटर दूर अंडर द रडार जाके लाइट्स बंद करके 2 इंजन ऑफ करके ये सारे के सारे उतरते। पहले तो यहां से इजरायलियों को उठा के अलग करो। इजराइल के तेल अवीव में ये जो बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इस एयरपोर्ट पे 27 जून 1976 को करीब 9 बजे मॉर्निंग में एयर फ्रांस फ्लाइट AF139 को पेरिस के लिए टेक ऑफ करना था। और ये डायरेक्ट रूट नहीं था, बीच में एथेंस ग्रीस में एक स्टॉप था जहां से कुछ और पैसेंजर्स को इस फ्लाइट में ऑन बोर्ड होना था। ये जो फ्लाइट थी, इस फ्लाइट में मल्टीपल कंट्रीज के 246 से ज्यादा पैसेंजर्स थे, लेकिन क्योंकि फ्लाइट इजराइल से थी तो मोस्टली जूस पैसेंजर्स थे इसमें। तो जब ये सारी ऑन बोर्डिंग वगैरह हो जाती है तो एज पर शेड्यूल 8:59 मॉर्निंग में ये फ्लाइट तेल अवीव से टेक ऑफ करती है। अब जब ये फ्लाइट टेक ऑफ करती है तो किसी भी पैसेंजर को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि अगले ही कुछ घंटों में उनके साथ क्या होने वाला है। तो थोड़ी दूर चलने के बाद करीब 11:30 पे ये फ्लाइट एज पर शेड्यूल ग्रीस के एथेंस में अपना अगला स्टॉप लेती है। तो इधर ये फ्लाइट ग्रीस के अंदर लैंड होती है, वहीं दूसरी तरफ सेम एयरपोर्ट पे 4 लोग अपने केबिन बैग में गन्स और हैंड ग्रेनेड छुपा के एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक से बच के अंदर घुसते हैं। उस टाइम पे एयरपोर्ट्स की जो सिक्योरिटी वगैरह रहती थी वो काफी ढीली रहती थी। तो इस एयरपोर्ट पे भी एक जगह पे मेटल डिटेक्टर काम नहीं कर रहा था, ऊपर से एक्सरे की स्क्रीन पे भी कोई स्कैनिंग नहीं कर रहा था। तो इसकी वजह से ये जो 4 लोग थे, जिनमें से एक फीमेल भी थी, इनको बंदूकें और हैंड ग्रेनेड छुपा के एयरपोर्ट में एंट्री मिल जाती है। अब एंट्री लेने के बाद सेम फ्लाइट AF139 जो अभी लैंड हुई थी उसमें ये चारों एंट्री ले लेते हैं। और जितने टाइम ये फ्लाइट एयरपोर्ट पे रुकी उतने टाइम में 38 ट्रांजिट पैसेंजर्स इस फ्लाइट से उतरे और करीब 58 पैसेंजर्स इस फ्लाइट पे चढ़े। इन 58 में से ये 4 आतंकवादी भी थे जो इस फ्लाइट में चढ़ गए थे और थोड़ी देर बाद ही इस प्लेन को अभी हाईजैक करने वाले थे। ये 4 आतंकवादी जब इस प्लेन में घुसे थे तो एकदम नॉर्मल पैसेंजर की तरह 2 आतंकवादी फर्स्ट क्लास में जाके बैठ जाते हैं और 2 इकोनॉमी क्लास में जाके बैठ जाते हैं। तो अभी तक 12 बज चुके थे और इस फ्लाइट को पेरिस के लिए निकलना था। तो टाइम के हिसाब से टेक ऑफ करते हैं और टेक ऑफ करने के करीब 8 मिनट बाद जब प्लेन गल्फ ऑफ कोरियंत वाले एरिया में पहुंचता है तो इन चारों में से जो 2 फर्स्ट क्लास में बैठे थे ये अचानक से एक हाथ में पिस्तौल और एक हाथ में ग्रेनेड लेके अचानक से उठते हैं और तेजी से कॉकपिट जहां पायलट था उस तरफ जाने लगते हैं। अभी जब जा रहे थे तो केबिन क्रू और कुछ पैसेंजर जो आगे थे वो चीखने लगते हैं। अभी भी जो पीछे वाला सेक्शन था उनको नहीं पता था कि आगे फर्स्ट क्लास में क्या हो रहा है। अब ये जो कॉकपिट था उसके अंदर एक पायलट था, एक को पायलट था और एक चीफ इंजीनियर था। और जब ये चीखने की आवाज आ रही थी तो जो पायलट था कैप्टन माइकल बाकोज, इन्होंने चीफ इंजीनियर को बाहर जाके चेक करने को बोला कि देख क्या चल रहा है बाहर। अब जैसे ही चीफ इंजीनियर कॉकपिट से बाहर की तरफ निकलता है उसके सामने ही एक आतंकवादी जिसका रियल नेम विल्फ्रीड था, ये इसके सर पे बंदूक लगा के और दूसरे हाथ में ग्रेनेड पकड़ रखा होता है, कॉकपिट के अंदर घुस जाता है। Front pages across the world carried the same shocking headline the next morning. Air France Flight 139 diverted, passengers held, and an international crisis unfolding. और को पायलट जहां बैठा था उसको हटा के उसकी सीट पे बैठ जाता है और बाकी जो चीफ इंजीनियर और को पायलट थे उनको बंदूक दिखा के जो पीछे जो हाईजैकर था उसने बाहर कर दिया था। अब इसके बाद जो मेन आतंकवादी था विल्फ्रीड, ये इस पायलट के सर पे बंदूक लगा के साफ कह देता है देखो ये प्लेन जो पेरिस की तरफ तुम ले जा रहे हो इसको साउथ की तरफ मोड़ लो और जैसा जैसा मैं कह रहा हूं अगर तुम वैसा वैसा करोगे तो कुछ भी नहीं होगा तुम्हें, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुरंत गोली मार दूंगा। तो ये सारी बातें सुन के पायलट जो था वो साउथ की डायरेक्शन यानी कि लीबिया की साइड में प्लेन को मोड़ लेता। अब जब ये इतनी चीजें हुई थी तो सेम टाइम पे पीछे जो इकोनॉमी क्लास में 2 हाईजैकर थे जैल और फैज, ये भी बंदूक और ग्रेनेड वगैरह लेके पीछे के जो पैसेंजर थे उनको भी कंट्रोल में ले लेते हैं और 2 से 3 मिनट के अंदर ही पूरी तरीके से प्लेन जो है इन हाईजैकर्स के कंट्रोल में आ जाता है। और उसके बाद जो मेन हाईजैकर था वो कॉकपिट से ही पायलट का जो माइक्रोफोन था उसको लेकर अनाउंसमेंट करता है और उस अनाउंसमेंट में कहता है ये प्लेन हाईजैक हो चुका है और अब से तुम्हारा कैप्टन मैं हूं और इस प्लेन को अब से हाइफा बोला जाएगा और जैसा जैसा हम कहेंगे वैसा वैसा अगर आप लोग कहोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर हमारे ऑर्डर्स नहीं माने तो हम प्लेन को उड़ा देंगे। और सेम मैसेज को ये फ्रेंच में भी रिपीट कर देता है। ये जो 4 हाईजैकर्स थे इनमें से 2 जैल और फैज ये PFLP-EO ग्रुप से थे जो इजराइल के खिलाफ पैलेस्टीन की आजादी के लिए लड़ रहा था और बाकी जो 2 हाईजैकर थे ब्रिजिट और विल्फ्रेड ये जर्मनी के रिवॉल्यूशनरी सेल से थे। ये ग्रुप अमेरिका और पावरफुल वेस्टर्न कंट्रीज जो थी उनकी मनमानी के खिलाफ जर्मनी में और बाकी जगह पे लड़ रहा था। तो पैलेस्टीनियन की जो आजादी की लड़ाई चली थी उनका भी इनको सपोर्ट था। तो इस हाईजैकिंग में ये दोनों ग्रुप साथ में आ गए थे क्योंकि इन दोनों
दोनों ग्रुप के जो लोग थे वो दुनिया की अलग अलग जेल में बंद थे, जिसमें सबसे ज्यादा इजराइल की जेल में बंद थे। तो उनको छुड़वाने के लिए ये 4 हाईजैकर्स ने इस प्लेन को हाईजैक किया था। अभी आगे अपनी सारी डिमांड्स भी रखेंगे, अभी आएगा। अब इसके कुछ देर तक प्लेन एज इट इज चलता है और फिर 3 बजते हैं और 3 बजे ये प्लेन बेनगाजी लीबिया जो था उसके एयर स्पेस में पहुंच जाता है। और एयर स्पेस में पहुंचने के बाद पायलट जो था वो लीबिया का जो एटीसी था उसको सारी सिचुएशन बताता है कि ऐसे प्लेन हाईजैक हो चुका है और प्लेन के अंदर तेल भी ज्यादा नहीं बचा है, लीबिया के अंदर लैंड करवाने के अलावा ज्यादा ऑप्शंस है नहीं, वरना क्रैश भी हो सकता है। तो थोड़ी देर डिस्कशन के बाद इस प्लेन को बेनगाजी लीबिया में लैंड करने की परमिशन मिल जाती है। अब लैंड करने के बाद ये जो हाईजैकर्स थे ये ज्यादा डरते नहीं है, आराम से प्लेन से निकलते हैं। लीबिया के कुछ ऑफिसर्स आते हैं, उनसे मिलते हैं और फिर प्लेन के अंदर जो पैसेंजर्स बैठे थे उनको कुछ खाने के लिए दिया जाता है। उनमें से एक हाईजैकर प्लेन में घुस के सारे पैसेंजर के पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट लेके वीजा की जो स्टैंपिंग होती है वो करने लगता है। ये सारा प्रोसेस इस तरीके से हो रहा था जैसे कोई हाईजैकिंग हुई नहीं हो। 6 से 7 घंटे ये प्लेन लीबिया में रुकता है, रिफ्यूलिंग होती है और फिर उड़ जाता है। और जैसे ही प्लेन उड़ता है उसके थोड़ी देर बाद ही हाईजैकर पायलट को बता देता है कि युगांडा की तरफ साउथ में मोड़ लेना। और हाईजैकर जो एक नॉर्मल कैप्टन होता है जिस तरीके से अनाउंसमेंट करता है ठीक उसी तरीके से अनाउंसमेंट कर करके हर चीज बता भी रहा था। तो उसने अनाउंसमेंट करके ये भी बताया कि अब ये प्लेन जो है वो युगांडा के एंटेबे में लैंड करेगा। अब युगांडा का नाम सुन के जो पैसेंजर्स थे जो ऑलरेडी डरे हुए थे वो और डर जाते हैं, स्पेशली इजरायली पैसेंजर्स। देखिए किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आगे होने क्या वाला है, और जब आगे का पता ना हो तो इंसान को सबसे ज्यादा डर लगता है क्योंकि अनसर्टेनिटी एकदम पावरलेस कर देती है। हम अपनी लाइफ में भी कोशिश करते हैं कि मिनिमम चीजें अनसर्टेन हो, लेकिन रियलिटी अलग है। अपने आसपास भी आपने देखा होगा कि किसी फैमिली के सोल अर्नर अगर अचानक से चले गए तो फैमिली को समझ में नहीं आता कि आगे क्या होगा। ऊपर से फाइनेंशियल क्राइसिस इस परेशानी को और बढ़ा देती है। ऐसे टाइम पे सिर्फ एक चीज फैमिली के काम आती है, प्योर टर्म इंश्योरेंस। बहुत लोग टर्म इंश्योरेंस के नाम पे ऐसे प्लान्स ले लेते हैं जो प्रोटेक्शन और इन्वेस्टमेंट दोनों को मिक्स करते हैं। इसमें प्रीमियम ज्यादा होता है, कवर कम मिलता है और इंश्योरेंस का असली पर्पस खत्म हो जाता है। देखिए लाइफ इंश्योरेंस का एक ही काम होता है, अगर आप नहीं हो तो आपकी फैमिली को एक सिक्योर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिले। इसी अप्रोच के साथ एको लाइफ इंश्योरेंस प्योर टर्म प्लान्स ऑफर करता है। ना यूलिप्स, ना एंडोवमेंट्स, ना कोई कंफ्यूजन। मैंने एको की ऐप पर अपनी बेसिक डिटेल्स जैसे कवरेज वगैरह डालकर चेक किया तो मुझे ये सरप्राइजिंगली अफोर्डेबल लगा फॉर अ कवर ऑफ ऑलमोस्ट 1 करोड़। और प्रोसेस भी काफी ट्रांसपेरेंट और सिंपल है। तो क्लैरिटी से डिसीजन लीजिए विद एको टर्म इंश्योरेंस। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब कहानी पे वापस आते हैं। तो प्लेन युगांडा में लैंड करने वाला था। एक्चुअली उस टाइम पे युगांडा का जो प्रेसिडेंट था ईदी अमीन, ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहता था दुनिया भर में। इसके बारे में था कि बहुत ही फ्लैम्बॉयंट है, अनप्रिडिक्टेबल है, रूल्स फॉलो नहीं करता है। टाइम टू टाइम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी चलती थी कि इंसान खाता है। और इसने पावर में आने के बाद जो इसके ऑपोजिशन थे कई हजार ऑपोजिशन मरवा दिए थे और इजराइल से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे और एंटी इजराइल स्टांस रखा था इसने। तो इस वजह से इजरायली पैसेंजर्स और डर गए थे कि पता नहीं युगांडा में प्लेन लैंड होने के बाद हाईजैकर्स के साथ मिलकर ईदी अमीन क्या करेगा। तो थोड़ी देर बाद ही ये जो प्लेन था ये युगांडा के एयर स्पेस में पहुंच जाता। अब युगांडा के एयर स्पेस में पहुंचने के बाद जो इनका एटीसी था वो ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं करता है, आसानी से लैंड करने देता है, जिसके लिए ईदी अमीन के ऊपर क्वेश्चन भी उठता है कि ये इनके साथ ही मिला हुआ था। इसको पहले से ही पता है कि ये प्लेन हाईजैक होकर यहाँ पे आने वाला है। और ये जो टाइम था इस टाइम तक इजराइल के अंदर सारी चीजें पता चल चुकी थी कि इजराइल का जो प्लेन है वो हाईजैक होके युगांडा में लैंड कर रहा है। तो इन्होंने अपनी प्रिपरेशन वगैरह स्टार्ट कर दी थी। बैक टू बैक मीटिंग करके लोग प्लान बना रहे थे इजराइल के अंदर। अब 29 जून 1976 को 3:15 पे युगांडा के एंटेबे में प्लेन लैंड करता है। और जब ये प्लेन लैंड कर रहा था तो इस एयरपोर्ट के चारों तरफ युगांडा की आर्मी खड़ी हुई थी, उसने घेर रखा था, वेपन्स थे उनके पास, कार, ट्रक, चारों तरफ आर्मी थी। ये जो एयरपोर्ट था इसमें इस तरफ ये न्यू टर्मिनल था और इधर ओल्ड टर्मिनल था। जो न्यू टर्मिनल था उसके बनने के बाद ये जो ओल्ड टर्मिनल था इसका यूज कम हो रहा था। ओल्ड टर्मिनल वाला जो एरिया है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे सारी चीजें होनी है। अब युगांडा के एंटेबे में प्लेन लैंड होने के बाद हाईजैकर ये जो ओल्ड टर्मिनल वाला एरिया था इसके अंदर जाते हैं, युगांडा के ऑफिसर से बात करते हैं। और हैरानी की बात यहाँ पे ये थी कि 3 और PFLP के आतंकवादी इनको ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये जो 4 हाईजैकर्स थे अब टोटल 7 हाईजैकर हो चुके थे। अब ये 3 यहाँ कैसे पहुंचे, इनको रोका क्यों नहीं गया, ये अभी किसी को नहीं पता। अब इसके थोड़ी देर बाद ये लोग सारे पैसेंजर्स को प्लेन से लाइन बना के उतारते हैं और ओल्ड टर्मिनल की तरफ ले जाते हैं। और जब ये सारे पैसेंजर्स जा रहे थे तो दोनों तरफ युगांडा की आर्मी और हाईजैकर्स गार्ड कर रहे थे और उसके बीच में से सारे पैसेंजर्स ओल्ड टर्मिनल की तरफ जा रहे थे। और ओल्ड टर्मिनल के अंदर एक वेटिंग हॉल था, वहां पे इन सारे पैसेंजर्स को पहुंचा दिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि हॉल में पहुंचने के बाद हाईजैकर्स इन पैसेंजर्स को संभाल रहे थे। युगांडा की आर्मी ने एक रिलीफ टीम बना दी थी। जब हाईजैकर्स ऊपर जाके रेस्ट कर रहे थे तो वो लोग इन पैसेंजर्स को संभाल रहे थे। और इसके थोड़ी देर बाद ईदी अमीन जो था वो हॉल के अंदर आता है, सारे पैसेंजर्स को स्पीच वगैरह देता है। बेसिकली ईदी अमीन इस टाइम पे ऐसा बताना चाह रहा था कि वो एक मीडिएटर है और मजबूरी में ये सब करना पड़ रहा है उसको ताकि पैसेंजर्स सेफ रहे।
अब इसके थोड़ी देर बाद, ज्यादा वेट नहीं करते हैं हाईजैकर्स, वो अपनी डिमांड की एक लिस्ट बनाते हैं। इनकी डिमांड में ये था, इनके ग्रुप के जो 53 लोग जेल में बंद हैं, जिसमें से 40 इजराइल की जेल में बंद हैं और बाकी फ्रांस, जर्मनी, कीनिया और स्विट्जरलैंड की जेल में बंद हैं, इनको तुरंत छोड़ दिया जाए। इनको $5 मिलियन दिए जाए। जैसे ये इनको मिल जाएगा, ये सारे पैसेंजर्स को छोड़ देंगे। और ये सारी डिमांड देने के बाद 1 जुलाई दिन में 2 बजे तक का टाइम दिया, यानी कि डेडलाइन दी इनको कि अगर इस टाइम तक ये सारी चीजें नहीं हुई तो सारे पैसेंजर्स को ये मार देंगे। तो फिर सेम डे यानी कि 29 जून 1976 को ये सारी डिमांड युगांडा की गवर्नमेंट के थ्रू इजराइल और बाकी कंट्रीज के पास पहुंच जाती है। अब ये करने के थोड़ी देर बाद ही हाईजैकर्स सारे पैसेंजर्स के पासपोर्ट लेके उनके नाम अनाउंस करते हैं। जो लोग जूस थे, इजराइल से थे, उनको सेपरेट एक ग्रुप में कर रहे थे और जो नॉन इजरायली थे उनको एक ग्रुप बना के अलग कर दिया था। जितने जूस और इजरायली थे उनको दूसरे हॉल में शिफ्ट कर दिया गया था। सारे के सारे इजरायली एक तरफ हो गए थे, लेकिन एक इजरायली था जिसके पास ड्यूअल सिटीजनशिप थी, तो वो नॉन इजरायली पासपोर्ट पे ट्रैवल कर रहा था, तो वो अकेला एक बच गया था। वरना सारे के सारे इजरायली भले यूएस सिटीजन हो, लेकिन अगर वो जू है तो उसको भी ये इजराइल वाले ग्रुप में ही डाल रहे थे। तो इस तरीके से इन्होंने सारे पैसेंजर्स को 2 ग्रुप में बांट लिया था। बस एक पैसेंजर उस टाइम पे बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी, तो उसको उसी टाइम पे युगांडा की सिटी में एक हॉस्पिटल था, वहां पे ट्रांसफर कर दिया गया था। बाकी सारे पैसेंजर्स यहीं थे। और ये जो पैसेंजर हॉस्पिटल में गई थी, ये इसके हॉस्पिटल में जाना बहुत ज्यादा भारी पड़ेगा इसके ऊपर। ये भी आगे बताऊंगा मैं आपको कि क्यों ऐसा कह रहा हूं। अब इसके बाद काफी देर तक कुछ नहीं होता है, फिर रात हो जाती है। नेक्स्ट डे आता है 30 जून 1976। इस दिन ये जो नॉन इजरायली ग्रुप था, जिसमें कुछ लोग बीमार थे, मदर्स थी बच्चों के साथ, कुछ सीनियर सिटीजन थे, उनको एक प्लेन में बैठा के पेरिस भेज देते हैं। 12 क्रू मेंबर भी थे, उनको भी भेजा जा रहा था, लेकिन क्रू मेंबर जो थे उन्होंने मना कर दिया था कि वो अपने पैसेंजर्स को छोड़ के कहीं भी नहीं जाएंगे। अब हाईजैकर ने ये जो नॉन इजरायली पैसेंजर्स को पेरिस भेजा था, यही एक रीजन था जिसकी वजह से पूरा प्लान इनका फेल होगा और इनकी जान जाएगी। अभी आएगा आगे। अब युगांडा के अंदर हाईजैकर्स ये सारी चीजें कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इजराइल के अंदर एकदम अलग माहौल था। वॉर रूम ब्रीफिंग से लेकर कैबिनेट लेवल मीटिंग तक पूरा सिक्योरिटी इकोसिस्टम, मोसाद, शिन बेट, आईडीएफ के की प्लानर्स, एयरफोर्स स्ट्रेटेजिस्ट, साइबर यूनिट्स, इंटेलिजेंस एनालिस्ट, सब दिन रात इन हाईजैकर से निपटने का प्लान बना रहे थे। और सेम टाइम में इन्होंने अलग अलग प्लान बना के मिलिट्री ड्रिल्स वगैरह जो होती है वो भी स्टार्ट कर दी थी। किसी भी टाइम पे इमीडिएट रिस्पांस करना पड़ जाए तो एक इमरजेंसी कमेटी बना रखी थी। इसके साथ साथ एक फास्ट इंटेलिजेंस टीम सेटअप करी थी। इस टीम का बस एक ही काम था कि जिस लोकेशन पे हॉस्टेजेस हैं, हाईजैकर्स हैं, उसकी एक एक डिटेल, एंट्री कहां से है, एग्जिट कहां से है, हाईजैकर्स कितने हैं, उनके हाथ में वेपन कौन सा है, एक एक डिटेल ये लोग इकट्ठा कर रहे थे। और पैरेलली एक नई ब्रेनस्टॉर्म टीम जो थी उसको भी सेटअप किया गया था, ताकि इन डिटेल्स को लेके ऑपरेशन के लिए मल्टीपल प्लान्स रेडी किए जा सके। तो इसी टीम के अंदर से हाईजैकर्स ने जो नॉन इजरायली पैसेंजर्स को पेरिस छोड़ दिया था, एक टीम सीधे पेरिस पहुंच जाती है और इन छोड़े हुए नॉन इजरायली पैसेंजर से इंटेरोगेशन स्टार्ट कर देती है। इन्होंने हर एक चीज की एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाई, कितने हाईजैकर्स हैं, क्या बात करते हैं, किस लैंग्वेज में बात करते हैं, युगांडा आर्मी किस जगह पे खड़ी थी, एग्जिट कहां से हुई, कौन कहां पे जाके रेस्ट कर रहा था। हर एक चीज इकट्ठी करके इन्होंने डिटेल बना ली थी। इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ था इजराइल को प्लान बनाने में। इस टाइम पे इजराइल ने मिलिट्री और डिप्लोमेटिक दोनों चैनल्स ऑन कर दिए थे। पहली प्रेफरेंस इजराइल की ये थी कि बैक चैनल से इसका कुछ सोल्यूशन निकाल लिया जाए, मिलिट्री ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े। इन्होंने बैक चैनल से यूएस को अप्रोच किया। यूएस ने इजिप्ट के प्रेसिडेंट, अफ्रीकन लीडर से बात करके ट्राई किया, प्रेशर बनाने की कोशिश की कि बिना किसी ऑपरेशन के हॉस्टेजेस जो थे उनको छुड़वाया जा सके। इनफैक्ट ये लोग पैलेस्टीनियन लीडरशिप के पास भी गए। पीएलओ के चेयरमैन यासिर अराफात, इनको भी रीच आउट किया। इनफैक्ट यासिर अराफात ने हाईजैकर से बात करने की भी कोशिश, लेकिन हाईजैकर्स ने यासिर से बात करने के लिए साफ मना कर दिया। एक बहुत टाइम पहले इजरायली ऑफिसर था जो कि रिटायर हो गया था, बरूच बुर्का। इसके बारे में यह था कि इसकी ईदी अमीन से बात होती थी और पुरानी दोस्ती भी थी। इजरायली गवर्नमेंट ने इसको बुलवाया, इसको बुला के ईदी अमीन से फोन पे नेगोशिएशन स्टार्ट करवाई। बरूच ने ईदी अमीन से फोन पे बात करके बहुत ज्यादा समझाया। बरूच ने बताया कि ये बहुत बड़ा मौका है तुम्हारे लिए, अगर तुमने कैसे भी करके इन पैसेंजर्स को छुड़वा दिया तो तुम दुनिया में हीरो बन जाओगे। इनफैक्ट ये भी लालच दिया गया कि नोबेल पीस प्राइज भी दिलवाया जाए, लेकिन ईदी अमीन माना नहीं। ईदी अमीन ने साफ एक ही चीज रिपीट की कि उसके हाथ में कुछ नहीं, वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। जो चीजें ये लोग मांग रहे हैं, जो इनकी डिमांड है, उसको पूरी कर दो, वरना सच में सारे पैसेंजर्स को मार देंगे। अब जो इजराइल की जो लीडरशिप थी, उनके ऊपर घंटे बाय घंटे प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा था। मिलिट्री प्रिपरेशन और डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू सारी चीजें चल तो रही थी, लेकिन इजराइल के अंदर जो पैसेंजर्स के फैमिली वाले थे, ये भीड़ इकट्ठी कर करके इजराइल के ऑफिसेस में घुस रहे थे, हल्ला कर रहे थे। कई जगह पे तोड़फोड़ भी हुई, भीड़ इकट्ठी हुई। गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स थी उनमें घुस गए थे। जितने फैमिली मेंबर थे इजराइल की न्यूज में बैक टू बैक आ रहे थे। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था कि अगर एक भी इजरायली पैसेंजर कुछ हो गया तो जनता माफ नहीं करेगी, तुम दोबारा कभी पावर में नहीं आओगे, इलेक्शन कभी जीत नहीं पाओगे। तो इन सारी चीजों से निपटने के लिए जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर थे यिट्ज़हाक रबीन, इन्होंने एक मीटिंग ली और साफ कह दिया कि ये जो हाईजैकर्स की डिमांड है फिलहाल के लिए मान लेते हैं, क्योंकि एनिमी कंट्री के अंदर है, हम कोई भी मिलिट्री एक्शन या स्ट्राइक करेंगे तो दिक्कत होगी। ऊपर से ईदी अमीन जो है डबल गेम खेल रहा है, कुछ भी हम करेंगे तो ईदी अमीन वो अपनी कंट्री पे हाईजैकर्स की मदद करेगा और हम अपने इजरायली सिटीजन की जान रिस्क पे नहीं डाल सकते इन प्रिजनर्स की वजह से। लेकिन जब
जब ये मीटिंग के अंदर ये सारे डिस्कशन चल रहे थे तो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर शिमोन ये अड़ जाते हैं। ये साफ कह देते हैं कि अगर इन आतंकवादियों को हम अपनी जेल से छोड़ेंगे तो उससे ज्यादा डैमेज होगा, तो आगे चल के और ज्यादा डैमेज करेंगे, हम और ज्यादा दुनिया के सामने वीक दिखेंगे। तो इसको लेके प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर जो थे इनके बीच में कंफ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था। लेकिन फिर ये डिसाइड होता है कि एक प्लान बनाओ, उसको सामने रखो और देखते हैं क्या किया जा सकता है। अब ये सारी चीजें होते होते 1 जुलाई की डेट आ जाती है और इस दिन मॉर्निंग में तेल अवीव के हकरिया में एक इमरजेंसी मीटिंग होती है। इस मीटिंग में चीफ ऑफ स्टाफ गुर, डिफेंस मिनिस्टर शिमोन और पीएम राबिन, इनके सामने इजराइल के ब्रिगेडियर जनरल डैन ये 3 प्लान लेके आते हैं कि ये 3 मिलिट्री ऑपरेशन करके हम अपने पैसेंजर्स को छुड़वा सकते हैं। पहला ये था कि एंटेबे एयरपोर्ट के पास एक लेक विक्टोरिया थी, वहां पे इजराइल के जो नेवल कमांडो हैं वो बोट से जाएंगे, फिर आगे जाके एयरपोर्ट के ओल्ड टर्मिनल में घुस के हाईजैकर्स को मार देंगे और फिर सरेंडर कर देंगे युगांडा को। दूसरा ये था कि पैराशूट से पैरा कमांडो ड्रॉप किए जाए, वो वहां पे उतरे, अंदर जाएं और हाईजैकर्स को मार दें। और तीसरा ये था कि एक सिविल प्लेन के अंदर, जो बगल वाला एयरपोर्ट था, सिविल प्लेन के अंदर सारे लोग जाएं, रूल फॉलो करें और उस प्लेन के अंदर सारे इजरायली कमांडो हो, छुप के जाएं वो और सारे हाईजैकर्स को मार के अपने हॉस्टेजेस छुड़ा लें। लेकिन जैसे ही प्रेजेंटेशन खत्म होती है, तीनों प्लान हायर अथॉरिटी रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि इन तीनों प्लान में दिक्कत ये थी कि घुसने की प्लानिंग जो थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन हाईजैकर्स को मारने के बाद वापस आने की जो एग्जिट स्ट्रेटेजी थी वो सारे ऑप्शन अनरिलायबल थे। जैसे लेक विक्टोरिया में क्रोकोडाइल्स बहुत थे, उसका मेंशन नहीं था। ऊपर से इन तीनों प्लान में जो एग्जिट प्लान था वो डिपेंड करता था ईदी अमीन के ऊपर। इन तीनों प्लान में ये अज्यूम किया गया था कि ईदी अमीन जो है वो जब ये हाईजैकर्स को मार देंगे तो इनका सपोर्ट करेगा। ईदी अमीन को लेके इन लोगों को डाउट था कि ये खुद मिला हुआ है, तो बाद में वो क्या करेगा उसके बेसिस पे हम अपना प्लान नहीं बना सकते। तो इस वजह से तीनों प्लान को रिजेक्ट कर दिया था। और मीटिंग खत्म होने के बाद ब्रिगेडियर जनरल डैन जो थे ये थोड़ा और टाइम मांगते हैं ताकि एक अच्छा प्लान बनाया जा सके जिसमें युगांडा की जो गवर्नमेंट है इनके ऊपर डिपेंडेंसी ना हो। और फिर सेम डे यानी कि 1 जुलाई 1976 को ये लोग हाईजैकर्स के साथ एक नेगोशिएशन स्टार्ट करते हैं। ये नेगोशिएशन बेसिकली इसलिए था कि कुछ टाइम बाय कर लें प्लान बनाने के लिए। तो ये अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स का यूज करके मैसेज भिजवाते हैं कि हम आपकी सारी शर्तें मानने के लिए रेडी हैं, लेकिन इतने सारे प्रिजनर्स हैं और कई अलग अलग कंट्रीज में हैं, तो इनको छुड़ा के इकट्ठा करके आपके पास लाने के लिए 2 से 3 दिन चाहिए होंगे। अब इसी टाइम पे एक कोइंसिडेंस ये भी था कि ईदी अमीन जो था इसको OAU की चेयरमैनशिप हैंडओवर करने के लिए मॉरिशस जाना था, तो ये भी चाहता था कि थोड़ा टाइम एक्सटेंड हो जाएगा तो उसके लिए अच्छा रहेगा। तो मल्टीपल डिस्कशन के बाद बात बन जाती है और डेट को 4 जुलाई दिन में 2 बजे के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है और कहा जाता है कि अगर 4 जुलाई को 2 बजे तक आपने हैंडओवर नहीं किए, उनकी डिमांड नहीं पूरी की, तो जितने पैसेंजर्स हैं इनको मार दिया जाएगा। तो ईदी अमीन बाकायदा मीडिया के सामने आता है और प्रॉपर अनाउंसमेंट करता है और कहता है कि देखो मैंने पहले भी कुछ पैसेंजर्स थे उनको पेरिस भिजवा दिया, उनको मैंने ही छुड़वाया बात करके, और दोबारा से मैंने बात करके डेट एक्सटेंड करा ली है। तो इसको लेके भी ईदी अमीन की तारीफ होती है। अब ये जो टाइम मिला था, इनकी जो इंटेलिजेंस गैदरिंग टीम थी, इनके पास एक इन्फो आती है कि एक इजराइल कंस्ट्रक्शन कंपनी थी सोलेल बोने। इस कंपनी ने ईयर 1960 से 1970 के बीच में ये जो युगांडा एयरपोर्ट का ओल्ड टर्मिनल है जहां पे सारे हाईजैकर्स हैं, सारे पैसेंजर्स हैं, इसी कंपनी ने बनाया है। तो तुरंत ये इस इजरायली कंपनी को बुलाते हैं, इनसे एक्चुअल लेआउट, टर्मिनल का डिजाइन, एंट्री एग्जिट पॉइंट, रूम, कॉरिडोर, सब कुछ इंच बाय इंच इनको पता चल जाता है। और जो पेरिस में पैसेंजर्स थे जो रिलीज हुए थे उनसे भी सारी चीजें मैच करके ये लोग एक एक्चुअल मॉडल बना लेते हैं ताकि ऑपरेशन एग्जीक्यूट करा जा सके। अब इसके बाद सारी डिटेल इकट्ठा करके एक फाइनल प्लान रेडी होता है जिसमें एंट्री एग्जिट सब इनके कंट्रोल में रहती है और ये प्लान सबको पसंद आता है। इनके फाइनल प्लान में ये था कि रैदर देन कुछ कमांडो जाके हाईजैकर्स को मारें, उसकी बजाय युगांडा को बिना बताए, बाकी कंट्रीज को बिना बताए, अंडर द रडार एक बहुत बड़ी इजरायली कमांडो की टीम जाए, 100 से ज्यादा की, ये चुपचाप बिना किसी को बताए युगांडा के एयरपोर्ट पे पहुंचे, पूरे एयरपोर्ट को टेक ओवर करें और इस तरीके से टेक ओवर करें कि अगर युगांडा की आर्मी भी आ जाए, वॉर जैसी सिचुएशन भी हो जाए तो उससे भी निपट सकें। और जब ये हाईजैकर्स को मारे तो पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में लेके मारे और जितने भी पैसेंजर्स हैं उनको छुड़वा के वापस इजराइल ले। अब देखिए ये जो प्लान फाइनल हुआ था, जो सबको पसंद आया था, इस प्लान में ऐसा बहुत कुछ अजूबा नहीं था या ऐसा नहीं था कि ये कभी ऐसा सोचा ही ना गया हो। इस प्लान की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जिसकी वजह से ये प्लान एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लान बना, इस पूरे प्लान में स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी। स्टेप बाय स्टेप एक स्पीड डिसाइड की गई थी कि सारा प्लान एक पर्टिकुलर स्पीड से एग्जीक्यूट किया जाए, तभी एक दुश्मन कंट्री में उसकी मर्जी के बिना जाके आप प्लान एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसीलिए ये जो ऑपरेशन था इसका नाम रखा गया था ऑपरेशन थंडरबोल्ट। ये बिजली की तेज रफ्तार की तरह इसको करना होगा तभी इसमें सक्सेस मिलेगी। तो 3 जुलाई 1976 को शाम को 6:30 बजे इस प्लान को एग्जीक्यूट करने का अप्रूवल मिल जाता है इजराइल की गवर्नमेंट से। प्रिपरेशन ऑलरेडी चल रही थी सारे मॉडल्स पे और 3 जुलाई को ही फिक्स हो जाता है कि आज की रात ही करीब रात में 11 बजे ये प्लान एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि दिन में करेंगे तो पकड़े जाने का डर होगा और अगले दिन ही डेडलाइन थी, तो इस वजह से रात को 11 बजे इस प्लान को एग्जीक्यूट करना फिक्स कर दिया जाता। तो एक तरफ हाईजैकर्स अपना आराम से खुश थे कि इजरायली गवर्नमेंट मान गई है, अब कुछ ही घंटे बचे हैं कि अगले दिन 2 बजे इनके ग्रुप के जो लोग हैं वो इनको मिल जाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इजराइल के जो कमांडो थे वो कुछ ही घंटे में प्लेन लेके निकलने वाले थे युगांडा के अंदर हाईजैकर्स को मारने के लिए।
इस मिशन के लिए इजराइल ने 4 C-130 हरक्यूलिस प्लेन सेलेक्ट किए थे। इन प्लेन्स को इसलिए सेलेक्ट किया गया था क्योंकि ये खराब एयरफील्ड हो, फास्ट लैंडिंग करनी हो, टेक ऑफ करना हो, छोटे रनवे पे तेजी से टेक ऑफ करना हो, ये सारी चीजों में बहुत अच्छा था। और क्योंकि एक ऐसी कंट्री में जा रहे थे वहां से कुछ भी सपोर्ट नहीं मिलना था, तो इनको बहुत सारा सामान लेके जाना था। तो ये प्लेन जो था ये बहुत ही हैवी लोड भी उठा सकता था, उसके लिए बहुत बेस्ट था। इस प्लेन का बैक डोर खुल जाता था जिसमें बहुत ही फास्ट तरीके से लोडिंग अनलोडिंग हो जाती थी। ये पूरा जो मिशन था जो आगे एग्जीक्यूट होना था, इस मिशन के लिए मर्सिडीज और लैंड रोवर कार इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। अभी आगे आएगा क्यों ये बहुत ज्यादा जरूरी थे। तो इन बड़ी बड़ी कार्स को भी ले जाना इस प्लेन के अंदर बहुत आसान था। ये स्टेल्थ प्लेन नहीं था, लेकिन अंडर द रडार जाते टाइम इनके पकड़े जाने के चांसेस बाकियों से काफी कम थे, और यही सारे रीजन थे कि ये 4 प्लेन सेलेक्ट किए गए थे। अब देखिए, इजराइल से युगांडा की जो डिस्टेंस है वो 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। तो इन प्लेन्स में कितनी भी रिफ्यूलिंग कर लेते, वापस आते टाइम एक जगह तो इनको रिफ्यूलिंग करानी ही पड़ती। तो इन लोगों ने सीक्रेटली केनिया से कुछ परमिशन ले ली थी कि ऑपरेशन पूरा होने के बाद रिफ्यूलिंग जो है वो केनिया से हो जाएगी। तो ये सारी चीजें सेट होने के बाद ये 4 प्लेन रात में 11 बजे के करीब शर्म अल शेख वाला जो एरिया था वहां से उड़ना स्टार्ट करते हैं। इनके पीछे 2 बोइंग 707 भी फॉलो करते हैं। एक बोइंग 707 जो था उसको केनिया में एज अ बैकअप की तरह रखना था। दूसरा जो था उसको ये टास्क दिया गया था कि अगर ऑपरेशन एकदम जब फाइनल स्टेज में होगा तो उस एरिया पे अगर जरूरत पड़ेगी तो नजर रखेगा। तो ये सारी चीजें सेट होने के बाद रेड सी से ये लोग इंटरनेशनल फ्लाइट वाला जो रूट था उसको पकड़ के आगे बढ़ते हैं, और थोड़ी देर बाद जब आधे डिस्टेंस पे होते हैं तो अंडर द रडार एकदम लो एल्टीट्यूड पे उड़ते हैं। पहले यूथोपिया पहुंचते हैं, फिर केनिया, फिर लेक विक्टोरिया के थ्रू एंटेबे एयरपोर्ट की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। प्लान इनका ये था कि चारों प्लेन में से एक प्लेन जो होगा वो सबसे पहले जाके लैंड करेगा, और बाकी जो प्लेन है वो सिग्नल मिलने के बाद लैंड करेंगे। ये जो 4 C-130 प्लेन थे, इसमें जो पहला मेन प्लेन था जिसको सबसे पहले जाके लैंड करना था, इसमें मेन पैराट्रूपर की टीम थी जिनको एक्चुअल ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना था ओल्ड टर्मिनल के हॉल में जाके। इस प्लेन के अंदर 29 लोगों की एक स्पेशल सरियत मतकल टीम थी जिसको योनी नेतन्याहू लीड कर रहे थे। ये योनी नेतन्याहू जो है अभी के जो इजराइल के प्रेसिडेंट हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इनके बड़े भाई थे। और ये जो ऑपरेशन अभी आगे एग्जीक्यूट होगा इसकी बहुत बड़ा रीजन रहा है जिसकी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू इलेक्शन जीत के आगे प्राइम मिनिस्टर भी बने। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं ये भी अभी आगे आपको पता चलेगा। तो जो पहला C-130 प्लेन था इसमें तो मेन टीम थी। दूसरा जो प्लेन था इस प्लेन में क्विक रिएक्शन टीम थी। इस प्लेन के अंदर जो टीम थी उसको निकल के न्यू टर्मिनल वाले एरिया को सिक्योर करना था। इन केस युगांडा की आर्मी रिटेलिएट करे तो उससे निपटना था, और जब बाकी की टीम पैसेंजर्स को बाहर लेके आ रही होंगी तो उनके लिए एक सेफ रूट भी रेडी करना था। तीसरा प्लेन जो था उसके अंदर रिजर्व पैराट्रूपर्स थे। इनका काम था कि प्लेन से निकल के जो युगांडा एयरफोर्स के जितने भी मिक्स प्लेन खड़े थे उनको डिस्ट्रॉय करना। ऐसा इसलिए डिसाइड किया था इन्होंने ताकि इन केस जब ये चारों प्लेन सारे पैसेंजर्स को लेके आ रहे हो तो अगर युगांडा की एयरफोर्स कुछ इन पे हमला भी करना चाहे तो ना कर पाए। चौथा जो प्लेन था इसमें इवैक्यूएशन और मेडिकल सपोर्ट की टीम थी, और इसके साथ साथ 10 लोगों की प्लेन रिफ्यूलिंग टीम भी बनाकर इन्होंने बैकअप में रख दी थी। इनके पास पोर्टेबल फ्यूल पंप वगैरह थे। ये इसलिए था कि इन केस अगर केनिया में रिफ्यूलिंग वाले ऑप्शन को लेकर कोई दिक्कत हो जाए तो इन लोगों ने पहले से ही पता कर रखा था कि एंटेबे एयरपोर्ट पे फ्यूल वाला एरिया किधर है, तो उस इमरजेंसी वाले केस में ये खुद से ही पंप करके अपने प्लेन में रिफ्यूलिंग कर लेंगे। तो अब यहाँ से जो पहला प्लेन था वो युगांडा एंटेबे एयरपोर्ट के एकदम पास पहुंचने वाला था। एक बार मैं आपको एयरपोर्ट का एक्चुअल लेआउट भी समझा देता हूं, तभी आपको पूरा ऑपरेशन समझ में आएगा। ये यहाँ पे ये न्यू टर्मिनल है, और ये इसका न्यू रनवे है, और यहाँ न्यू ATC टावर है, और ये यहाँ पे है ओल्ड टर्मिनल। इसी ओल्ड टर्मिनल बिल्डिंग में सारे हॉस्टेजेस हैं, और इसी जगह पे जो पूरा ऑपरेशन थंडरबोल्ट है वो कुछ ही मिनट में होने वाला है। उस टाइम पे ओल्ड टर्मिनल का यूज नहीं होता था, तो ये खाली रहता था, खाली हॉस्टेजेस, हाईजैकर्स और यही सब थे। ये यहाँ पे ये जो आप ओल्ड ATC टावर देख रहे हैं इसके ऊपर युगांडा के जो सोल्जर्स थे ये तैनात थे, और ये इसका ओल्ड रनवे है। इसके अलावा इसमें ये एक मिलिट्री रनवे भी है, और ये यहाँ इसके साइड में युगांडा एयरफोर्स के 11 मिग फाइटर जेट्स खड़े हैं। इस पूरे एयरपोर्ट के साउथ में ये विक्टोरिया लेक है, यहीं से इजराइल ने अपने सारे प्लेन्स को एक एक करके लैंड करवाया था। तो अब यहाँ से ये प्लेन पहुंच गए थे इस एरिया के पास। Operation Thunderbolt has begun, marking a critical turn in the unfolding international crisis. Reports indicate that Israeli forces have launched a coordinated late-night mission at Entebbe Airport. अब ऑपरेशन एग्जीक्यूट होना था। सबसे पहले C-130 जो पहला मेन प्लेन था जिसमें सारे कमांडो थे, ये एयरपोर्ट के पास पहुंचता है, अपनी लाइट बंद करता है, उसके साथ साथ 4 में से 2 इंजन बंद करता है ताकि नॉइस कम हो, और फिर एक प्लान्ड पॉइंट पे धीरे धीरे करके लैंड करना स्टार्ट करता है। लैंड करते टाइम डोर हवा में खोल दिए जाते हैं ताकि अनलोडिंग फास्ट हो, और फिर लैंड होने के बाद ये एक बैटरी लाइट से सिग्नल बना देते हैं ताकि बाकी 3 प्लेन्स भी लाइट कोड के हिसाब से लैंड करें, और आगे लड़ाई के टाइम पे युगांडा फोर्सेस अगर घेरने के लिए रनवे की लाइट ऑफ कर दें या कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कुछ करें तो इनको दिक्कत ना आए। अब इसके बाद ये प्लेन यहाँ घूम के ओल्ड रनवे के पास आकर खड़ा हो जाता है, और इसमें से पहले ब्लैक मर्सिडीज और 2 लैंड रोवर निकलती हैं। अब यहाँ से इनका प्लान ये था कि ये सारे कमांडो
ईदी अमीन जिस कार के साथ एयरपोर्ट पे आता था अपना कॉन्वॉय बनाकर, सेम उसी की तरह ये लोग एक फेक कॉन्वॉय बनाएंगे जिसमें एग्जैक्टली वही सारी गाड़ियां होंगी, वही सारे नंबर प्लेट होंगे, जैसे फ्लैग होते हैं वही होंगे, और इसी फेक कॉन्वॉय में ये सारे कमांडो बैठेंगे। ये इजरायली कमांडो ने फेक नंबर, फेक फ्लैग सब कुछ एज इट इज लगा रखा था, जो ईदी अमीन के कॉन्वॉय से एक्चुअल मैच करता था। तो पूरा कॉन्वॉय बना के योनी नेतन्याहू और उनकी कोर टीम 29 कमांडो और 52 पैराट्रूपर इसमें बैठ जाते हैं और 30 सेकंड से 2 मिनट के अंदर ये सारी चीजें कंप्लीट कर लेते हैं और फिर ये फेक कॉन्वॉय बना के ओल्ड टर्मिनल की तरफ मूव करने लगते हैं। और जब ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे तो सेम टाइम पे बचे हुए 3 प्लेन जो थे इजराइल के, वो भी रनवे पे एक एक करके लैंड कर रहे थे और इनमें से जो टीमें थी वो निकल के अलग अलग एरिया सिक्योर कर रही थी। जैसे एक न्यू टर्मिनल वाला एरिया था उसको सिक्योर किया, दूसरी टीम ने न्यू कंट्रोल टावर जो था उसको कंट्रोल किया। तो इस टाइम पे योनी नेतन्याहू ने जो फेक कॉन्वॉय बनाया था उसको 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ही चल रहे थे, एग्जैक्टली जो ईदी अमीन जिस स्पीड से चलता था, ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। ईदी अमीन हमेशा एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज में आता था, तो इन्होंने भी अपने फेक कॉन्वॉय में एग्जैक्ट ब्लैक कलर की मर्सिडीज रखी थी सेम नंबर प्लेट के साथ। लेकिन 2 से 3 दिन पहले ईदी अमीन ने एक व्हाइट मर्सिडीज खरीद ली थी और 2 दिन से वो उसी मर्सिडीज में आ रहा था अपने कॉन्वॉय में। अब ये जो इंटेल था वो इजरायली कमांडो के पास नहीं था, तो ये लोग अपना फेक कॉन्वॉय बना के ओल्ड टर्मिनल से जब 300 मीटर की दूरी पर थे तो 2 युगांडा के जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनको डाउट होता है कि 2 दिन से व्हाइट मर्सिडीज में ईदी अमीन आ रहा था, तो आज ये ब्लैक मर्सिडीज कैसे आ गई और वो भी रात में क्यों आई है। तो ये दोनों क्या करते हैं, इस कॉन्वॉय को रोक देते हैं। अब इजरायली कमांडो जो थे इनको साफ इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि इस पूरे प्लान में युगांडा की जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनको मारना नहीं है, बिल्कुल अवॉइड करना है, वरना वॉर जैसी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन जैसे ये सिक्योरिटी गार्ड रोकते हैं, ब्लैक मर्सिडीज जो थी उसमें पीछे वाली विंडो खुलती है और एक इजरायली कमांडो विंडो नीचे करके साइलेंस्ड गन से उसको मार देता है। लेकिन पीछे वाली जो रेंज रोवर थी इसके अंदर जो इजरायली कमांडो खड़ा था वो अनसप्रेस्ड फायर कर देता है, यानी कि बिना साइलेंसर वाली फायरिंग कर देता है दूसरे गार्ड पे। तो इसकी वजह से बहुत तेज आवाज होती है पूरे रनवे पे। तो इजरायली कमांडो जो थे वो भी डर जाते हैं कि अंदर जो हाईजैकर्स हैं, युगांडा की जो फोर्सेस हैं, ये अलर्ट हो जाएंगी। तो जैसे ये लोग इन दोनों को मारते हैं, ये पूरा जो कॉन्वॉय था उसमें सारी कार्स को वहीं छोड़ते हैं और मल्टीपल कमांडो के ग्रुप्स बना के ओल्ड टर्मिनल की तरफ बहुत तेजी से दौड़ के पहुंचने लगते हैं। 300 मीटर दूरी पर था तो जल्दी पहुंच जाता। अब जैसे ये पहुंचते हैं तो ओल्ड एटीसी टावर के ऊपर जो युगांडा आर्मी थी वो इनके ऊपर घुसते टाइम फायरिंग स्टार्ट कर देती है। 2 टीम इनको जवाब देती है, इनसे निपटती है और इसी बीच में एक टीम रुकती नहीं है, जो योनी नेतन्याहू वाली थी वो आगे ओल्ड टर्मिनल वाला जो मेन हॉल था वहां की तरफ घुसने की कोशिश करती है। स्पीड जो थी वो इस मिशन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, उसको ही ब्रेक नहीं करते। और जब ये योनी नेतन्याहू घुस रहे थे तो पीछे से युगांडा के एक ऑफिसर ने गोली चलाई थी तो वो इनको लग जाती है, तो इनकी जान वहीं पे चली जाती है। लेकिन कोई रुकता नहीं है। ऑपरेशन की शुरुआत होते ही मेन लीडर की डेथ हो जाती है, लेकिन ये लोग रुकते नहीं, डायरेक्ट अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। जैसे ही अंदर घुस रहे थे एक हाईजैकर बाहर की तरफ आता है, उसको ये वहीं पे मार देते हैं। अंदर ये घुसते हैं तो पैसेंजर्स तो रहते हैं लेकिन 2 हाईजैकर्स भी रहते हैं, उनकी तरफ से फायरिंग होने लगती है तो ये उनको भी मार देते हैं। इनको मारने के बाद इजरायली कमांडो मेगाफोन पे इंग्लिश और हिब्रू दोनों लैंग्वेज में चिल्लाते हैं स्टे डाउन, लेकिन इन सब के बाद भी एक पैसेंजर था वो खड़ा हो जाता है, तो इसको हाईजैकर समझ के इजरायली कमांडो जो है गलती से मार देते हैं। इस पूरी फायरिंग में 3 हॉस्टेजेस थे वो मारे जाते हैं। फिर इजरायली कमांडो हॉस्टेजेस से और भी पूछते हैं कि बाकी हाईजैकर्स कहाँ हैं। उसके बाद हॉस्टेजेस थे वो इशारा करते हैं कि कनेक्टिंग रूम में है, तो इनमें से कुछ इजरायली कमांडो उस रूम में जाके पहले ग्रेनेड मारते हैं और फिर अंदर घुस के बाकी हाईजैकर्स को भी मार देते हैं। टोटल जो 7 हाईजैकर्स थे, 4 जो मेन हाईजैकर थे जिन्होंने प्लेन हाईजैक किया था और 3 जो अभी युगांडा में ज्वाइन किया था, तो टोटल जो 7 हाईजैकर्स थे उनको मार दिया जाता है। इसके बाद ये लोग फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं, उसके बाद नीचे चेक करते हैं और फिर जैसे ये पूरा एरिया क्लियर कर लेते हैं, पैसेंजर इनके कंट्रोल में आते हैं, तो अपनी इंटरनल टीम को रेडियो के थ्रू मैसेज भेज देते हैं कि सारे हॉस्टेजेस को लेके बाहर निकल रहे हैं। टोटल 106 हॉस्टेजेस में से 3 क्रॉस फायरिंग में मारे गए थे। एक हॉस्टेज डोरा बलोच जो थी वो बीमार थी, तो वो युगांडा की सिटी हॉस्पिटल में थी, तो एक वो रह जाती है। बाकी 102 हॉस्टेजेस लेके इजरायली कमांडो धीरे धीरे करके बाहर निकलना चालू करते हैं। तो बाहर भी काफी फायरिंग ऑलरेडी चल रही थी। जो ओल्ड एटीएस टावर था वहां के जो युगांडा के आर्मी वाले थे उनको इन्होंने मार दिया था। ये उस टावर की ओरिजिनल इमेज है जहां से फायरिंग हो रही थी। इसमें आपको गोलियों के निशान भी दिखेंगे। अब इसके बाद ये लोग गार्ड बनाते हैं, सारे जो पैसेंजर थे उनको धीरे धीरे करके प्लेन में बैठा लिया जाता है और फिर ये इस वाले रनवे से आगे जाते हैं जहां युगांडा के मिक्स खड़े थे और इजरायली कमांडो जितने भी प्लेन्स खड़े थे युगांडा एयरफोर्स के, इस सब को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और इसके बाद ये चारों प्लेन सारे हॉस्टेजेस और योनी नेतन्याहू की बॉडी को लेकर वहां से निकल जाते हैं। टोटल 53 मिनट में ये लोग उस एयरपोर्ट पे थे। 30 मिनट टोटल असॉल्ट चला, 7 के 7 हाईजैकर्स मारे गए, 45 युगांडा आर्मी के लोग मार दिए जहां इनको मना किया गया था कि एक को भी मत मारना। और फिर ये चारों प्लेन टेक ऑफ करके केनिया में लैंड करते हैं, वहां रिफ्यूलिंग होती है और फिर वापस ये लोग इजराइल के उसी बेन गुरियन एयरपोर्ट जहां पे सारे पैसेंजर ने 27 जून को पेरिस के लिए चढ़े थे एग्जैक्टली वहीं लैंड करते हैं। ये वापस इजराइल बेन गुरियन एयरपोर्ट पे आने के बाद की इमेजेस हैं। अब इस ऑपरेशन के खत्म होने के बाद ईदी अमीन जो था वो बहुत गुस्सा हो गया था, तो उसने अपने आर्मी चीफ को भी अरेस्ट करा दिया था कि शायद ये भी मिला होगा इनसे, तभी ये लोग इतना कुछ कर पाए। और क्योंकि केनिया में रिफ्यूलिंग हुई थी तो ईदी अमीन केनिया के ऊपर भी रिटेलिएशन का सोच रहा था, लेकिन सारे मिक्स उड़ गए थे तो ये प्लान भी टल गया इसका। और जो एक हॉस्टेज थी डोरा बलोच जो बीमार होने की वजह से युगांडा के सिटी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दी गई थी, वो रेस्क्यू
नहीं हो पाई थी, उसका काफी टाइम तक कुछ पता नहीं चला। फिर अचानक से खबर आई कि वो मर गई है। कई ब्रिटिश डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में इस चीज का मेंशन है कि उसको ईदी अमीन ने किडनैप करवाया और किडनैप करा के मरवा दिया इजराइल से बदला लेने के लिए। इस ऑपरेशन के कंप्लीट होने के बाद यूनी नेतन्याहू यानी कि योनातन नेतन्याहू ये अकेले कमांडो थे जिनकी जान गई थी। इजराइल में इनके लिए बहुत स्ट्रांग नेशनल सिंपैथी आ गई थी, नेशनल हीरो बन गए थे। ऑपरेशन का जो नाम था वो ऑपरेशन थंडरबोल्ट से चेंज करके ऑपरेशन योनातन कर दिया गया था। और फिर आगे चल के इनके जो भाई थे बेंजामिन नेतन्याहू, इनको भी इलेक्शन जिता के लोगों ने पीएम बनाया। अब भले ही काफी टाइम हो गया इस ऑपरेशन को, लेकिन आज की डेट में भी इसको सबसे बोल्ड और लॉन्ग डिस्टेंस रेस्क्यू ऑपरेशन बोला जाता है। लास्ट में एक बार फिर से आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा एको के टर्म इंश्योरेंस के बारे में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। बहुत ईजी एंड ऑनेस्ट प्रोसेस से आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं लाइफ की अनसर्टेनिटीज से। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट ओनली टर्म इंश्योरेंस इज 100% प्योर लाइफ इंश्योरेंस। थैंक यू।